देखिए हेडिंग लगाइए अधिगम के प्रकार। अधिगम के क्या लगाओगे? प्रकार। अधिगम के प्रकार में हम सीखेंगे कि किस किस प्रकार का अधिगम होता है, किस प्रकार का नहीं होता है। अधिगम के प्रकार कल YouTube पे डाल दी थी, पीछे की 2 क्लासें आपने देखी होगी। ठीक है, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं ली वो वहां से अटेंड कर लेना। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में नंबर 1 पर आता है आपका विराम ए विराम सीखना। विराम ए विराम सीखना। विराम ए विराम सीखना। इसमें लिखना शुरू करो कि जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को, जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को बिना रुके अनवरत रूप से सीखता है, को बिना रुके अनवरत रूप से सीखता है, बिना रुके अनवरत रूप से सीखता है, तो इस प्रकार से सीखना। जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को बिना रुके अनवरत रूप से, अनवरत मतलब लगातार, अनवरत रूप से सीखता है, तो इसे ए विराम सीखना कहते हैं। ए विराम मतलब बिना रुके, तो इसे ए विराम सीखना कहते हैं। ए विराम सीखना कहते हैं। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब या तो विषय वस्तु छोटी हो, ऐसा तभी संभव है जब विषय वस्तु छोटी हो, मतलब आकार में कम हो, कंटेंट कम हो। जब विषय वस्तु छोटी हो, छोटी ऑब्लिग सरल हो, या बालक प्रतिभाशाली हो। या बालक कैसा हो? या बालक प्रतिभाशाली हो। ठीक है, इतना लिखो आप। एक सेकंड रुको, ज्यादा छोटा हो गया। अब इसके सामने की लाइन खाली छोड़ देना। एक सेकंड यार, परंतु जब, यहां पे ऐसे लिखना है, आप लिखना शुरू करो, सामने वाली लाइन खाली छोड़ के नीचे से लिखना परंतु हाँ, ये सामने वाली प्रतिभाशाली हो ये छोड़ देना, नीचे लिखना परंतु जब बालक कमजोर हो, या विषय वस्तु बड़ी ऑब्लिक कठिन हो, तो बालक रुक करके ऑब्लिक विश्राम करके सीखता है, इसे विराम सीखना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विराम सीखना कहते हैं।
ठीक है, आगे बात समझ में कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में है साभिप्राय ऑब्लिक प्रासंगिक सीखना। हो गए ये समझ में आ गया सभी को। विराम ए विराम आप लोग जानते ही हो। विराम सीखना जब क्या होता है, रुक रुक के सीखते हैं तो वो विराम सीखना होता है, और जब यदि आप कंटिन्यू सीख रहे हो तो वो क्या है, ए विराम सीखना है। कंटिन्यू तभी सीख पाओगे या लगातार किसी भी चीज को तब लर्न कर पाते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर विषय वस्तु सरल संक्षिप्त या छोटे रूप में हो। ठीक है, ए विराम सीखना कब होता है, जब बालक मंद बुद्धि हो या फिर विषय वस्तु है वो जटिल ऑब्लिक क्या हो, बड़ी हो, विस्तृत रूप में दे रखी हो। तो ये अधिगम का एक प्रकार था। अगला अधिगम का प्रकार है साभिप्राय ऑब्लिक प्रासंगिक सीखना। साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना ऐसा कब होता है, इसको पहले अपन सीखेंगे, उसके बाद में इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे। तो साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना, पहले इन शब्दों का मतलब कि अर्थ जानना कि ये है क्या। तो साभिप्राय, साभिप्राय शब्द का मतलब है सधन अभिप्राय, मतलब किसी भी वस्तु का अभिप्राय बोले तो अर्थ, मतलब उसका कारण, लॉजिक वगैरह, उस पूरी चीज को पहचान कर, समझकर और सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं तो वो साभिप्राय सीखना है। मतलब सधन अभिप्राय, आप किसी भी वस्तु का, कंटेंट का, उसका अभिप्राय समझते हो और उसका मतलब जानते हो, और मतलब जान करके उसको सीखते हो, तो उसको क्या कहते हैं, साभिप्राय सीखना। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको हर छोटी छोटी चीज का मतलब बता रहा हूँ, उसका अभिप्राय बता रहा हूँ, और उसके बाद आप उस चीज को लर्न कर रहे हो, इसका मतलब आप कैसे सीख रहे हो, साभिप्राय सीख रहे हो। अब आता है प्रासंगिक। प्रासंगिक में से शब्द निकलता है, इसका मूल शब्द है वो है प्रसंग। प्रसंग मतलब आपके जीवन में अकस्मात कोई घटना या प्रसंग ऐसा घट जाता है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। इस प्रकार से सीखने को क्या कहते हैं, प्रासंगिक सीखना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक तो आप किसी चीज को चाहकर कि इसको मुझे सीखना है, उसका मतलब समझते हो, अर्थ समझते हो, गूगल पे सर्च करते हो, ढूंढते हो और उसको डिटेल से सीखते हो, तो वो है साभिप्राय सीखना। और एक कोई आपके जीवन में अकस्मात अचानक कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, तो वो क्या हो गई, प्रासंगिक सीखना। चलो अब अपन ने ये जो चीज समझी है अभी अभी, इसको क्या करते हैं, शब्दों में बांधते हैं। ठीक है ना, ये आप इसको चाहो तो ये साभिप्राय प्रासंगिक ऐसे लिख सकते हो पास में, ये ज्यादा डीपली समझने के लिए इसको, ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त है। साभिप्राय लिखो, जब बालक किसी वस्तु, जब बालक किसी विषय वस्तु या वस्तु, जब बालक किसी वस्तु को सीखना चाहता है, सीखना चाहता है तो उसका अभिप्राय अर्थात अर्थ समझता है, स्मरण करता है, याद करता है उसको कि इसका क्या अर्थ है, उसको समझता है, स्मरण करता है, तो इस प्रकार के सीखने को साभिप्राय सीखना कहते हैं। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं, साभिप्राय सीखना कहते हैं। अगला, ये साभिप्राय सीखना, अब इसकी लाइन छोड़ देना, इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन। जीवन में कई बार अकस्मात कोई घटना या प्रसंग ऊपर साभिप्राय आ गया, नीचे एक लाइन छोड़ के, और ये इसके साथ ही साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना।
ऊपर ब्रॉड हेडिंग लगाई हुई है ना, जीवन में कई बार अकस्मात कोई घटना या प्रसंग इस प्रकार से घटित होता है, इस प्रकार से घटित होता है इस प्रकार से घटित होता है कि उससे कुछ नया सीखने को मिलता है, उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। इस प्रकार से सीखना प्रासंगिक सीखना कहलाता है। इस प्रकार से सीखना क्या कहलाता है? प्रासंगिक सीखना। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में? साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना, इस प्रकार से भी बच्चा सीखता है। अपन पढ़ रहे हैं अधिगम के प्रकार, जिसमें अपन ने 2 पॉइंट पढ़ ली। पहला विराम विराम सीखना, दूसरा साभिप्राय ऑब्लिक प्रासंगिक सीखना। कर दें ऊपर इसको, लिख रहे हो? चलिए, अब अगला जो तीसरे प्रकार से जो सीखना है वो है औपचारिक ऑब्लिक अनौपचारिक सीखना। औपचारिक व अनौपचारिक सीखना। औपचारिक ऑब्लिक अनौपचारिक सीखना। ये वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है, आपको पता चल जाएगा, फिर भी इसके बारे में बता देता हूं कि जैसे आप अभी यहां पर जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, ये औपचारिक सीखना के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात? कैसे? जब बालक किसी भी चीज को निश्चित नियम, कायदे, कानून के अंतर्गत सीखता है तो वे औपचारिक सीखना होता है। लेकिन जब हम अपने घर, गांव, गली, परिवार में रहते हुए कोई भी चीज रैंडमली सीख जाते हैं तो वो अनौपचारिक सीखना होता है। अब औपचारिक रूप से निश्चित नियम, कायदे, कानून के तहत कहाँ पढ़ाया जाता है? विद्यालय में, कॉलेज में, कोचिंग्स में। तो यहाँ पे एक निश्चित नियम, कायदा, कानून है कि आपको 10 बजे आना है, ठीक है। निश्चित नियम, कानून, समय, सारा कुछ है कि इस पीरियड के बाद में ये क्लास लगेगी, इसके बाद ये क्लास लगेगी, इतने बजे तक पढ़ना है, पूरे वीक का जो पढ़ा हुआ है उसको संडे को टेस्ट देना है। तो ये क्या है? यहाँ आप निश्चित नियम, कायदे, कानून के तहत सीख रहे हो। और आप जब कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में आपके क्या होता है? आपको पता है कि ये फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, सेकंड ईयर का ये है, सेमेस्टर वाइज है, 4-5 महीने पढ़ना है, छठे महीने एग्जाम देना है, इस प्रकार से। और इसके बाद बीए होगा, बाद में एमए होगा। तो आप एक निश्चित एक नियम, कायदे, कानून, संचय के अंतर्गत क्या हो रहे हो? पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। तो ये किस प्रकार से सीखना कहलाएगा? औपचारिक सीखना। अब अनौपचारिक सीखना, जैसे आप अपने गांव, गली, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ उठते बैठते वक्त जो बातें रैंडमली सीखते हो, वो किस में आएगी? अनौपचारिक सीखना। क्यों? क्योंकि उसमें निश्चित नियम, कायदा, कानून कुछ नहीं है। समझ में आई बात? जैसे आपने कपड़े समेटने सीखे तो उसमें आपको निश्चित नियम, कायदे, कानून के तहत नहीं सिखाया गया कि फिक्स 10:30 बजे आपको ये सिखाया जाएगा कि इस प्रकार से कपड़े समेटने। आपने रैंडमली उनको देखते हुए सीखा है। तो ये किस प्रकार से सीखना है? समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इसको देवनागरी लिपि में लिखना शुरू करो। लिखो, जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को, जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को निश्चित नियम, कायदे, कानून, निश्चित नियम, किसी विषय वस्तु को निश्चित नियम, कायदे, कानून के तहत सीखता है, तो इस प्रकार से सीखना औपचारिक सीखना कहलाता है।
इस प्रकार से सीखना औपचारिक सीखना कहलाता है। एग्जाम्पल में आएगा स्कूल कॉलेज वे प्रशिक्षण स्थलों पर सीखना, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वे प्रशिक्षण स्थलों पर सीखना। अब इसके सामने एक लाइन छोड़ के लिखना, इसके सामने वाला लाइन छोड़ के नीचे से यहां से शुरू कर दो। जब बालक अपने घर परिवार गली मोहल्ले, घर परिवार एकदम देसी लैंग्वेज में लिखना है, गली मोहल्ले वे अपने आसपास के वातावरण से रैंडमली को हिंदी में बोलते हैं यादृच्छा, रैंडमली, ठीक है। यादृच्छा होता है ना, ताश के पत्तों में आता है ना, यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, वो यादृच्छा। ये लो मैं लिख देता हूँ, यादृच्छा कौन लिखनी है। वातावरण से रैंडमली कुछ सीखता है तो वह अनौपचारिक सीखना कहलाता है। तो वह किस प्रकार से सीखना कहलाता है? तो वह अनौपचारिक सीखना कहलाता है। ये हुआ इसका तीसरा पॉइंट। अब अपन इसका अगला पॉइंट है वो सीखेंगे। कर दें ऊपर, इसको लिख लिया। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो है पूर्ण एवं आंशिक सीखना, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है पूर्ण व आंशिक सीखना। पूर्ण व आंशिक सीखना, पहले इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से। जब आप किसी विषय वस्तु या कोई कार्य है उसको पूर्णाकार में सीखने का प्रयास करते हो या पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण सीखना। और यदि आप उसी कार्य को आप ऐसे सोचते हो कि ये पूरा एक साथ नहीं सीख पाएंगे, जब उसको आप टुकड़ों में बांट के खंड खंड करके उसके प्रत्येक अंश को सीखते हुए उस पूरी विषय वस्तु को सीख जाते हो तो वो कैसा सीखना कहलाता है? आंशिक सीखना। जैसे आपने कई बार कोई चीज़ नोटिस की होगी, जब आप कंप्यूटर कोर्स करने जाते हो तो आपको जैसे MS वर्ड सिखाया जा रहा है तो उसमें आपको एक एक ऊपर का एक एक पॉइंट सिखाते हैं, एक दिन में एक ही पॉइंट सिखाते हैं। टाइपिंग सिखाते हैं तो भी क्या करते हैं? पहले वो ASDF सेमीकोलन LKJ वाली एक लाइन देते हैं, उसके बाद ऊपर वाली और देते हैं, ऐसे करके वो सिखाते हैं, पूरी टाइपिंग सिखाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? टुकड़ों में बांट के और आंशिक रूप से छोटे छोटी चीज़ों को सिखाते हुए फिर क्या होगा? लास्ट में जाके वो क्या होगी? एक साथ समाहित होगी तो आप पूरी टाइपिंग सीख जाओगे। तो इस प्रकार से सीखना क्या कहलाता है? आंशिक सीखना कहलाता है। जबकि आप जब जैसे बाइक वगैरह चलाना सीखते हो तो आप इसको पूर्णाकार में सीखते हो। ऐसे नहीं है कि तो आज बेटा बेटा सिर्फ गियर की प्रैक्टिस कर, ठीक है ना, चलाना किधर ही नहीं है, ना आगे लेना ना पीछे लेना है कि नहीं, ऐसे नहीं सिखाते ना, उसको पूर्णाकार में सिखाते हैं क्योंकि वो समायोजन के साथ ही सीखी जाती है। तो उस तरीके से जो सीखा जाता है वो किस में आता है? आपका पूर्ण सीखना के अंतर्गत आता है। तो इसको अब अपन शब्दों में लिखेंगे, समझ में आ गया ना? तो देखिए, जब बालक किसी विषय वस्तु को पूर्णाकार अथवा
समग्र रूप में सीखने का प्रयास करता है। समग्र रूप में सीखने का प्रयास करता है तो इस प्रकार से सीखना पूर्ण सीखना कहलाता है। समग्र मतलब कंप्लीट, पूर्ण सीखना कहलाता है। लेकिन नीचे वाला लाइन से, लेकिन जब बालक विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, जब बालक विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों, अंशों में बांटकर लेकिन जब एक बालक किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों अंशों में बांटकर प्रत्येक अंश को सीखते हुए विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है या विषय वस्तु को सीखता है, प्रत्येक अंश को सीखते हुए विषय वस्तु को सीखता है, तो ये आंशिक सीखना कहलाता है। इसका आप एक उदाहरण दे सकते हो, जैसे अपन संपूर्ण पाठ्यक्रम को टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं, तो वो कैसा है? आंशिक सीखना है। पूर्ण में और कई चीजें हैं जिनको अपन पूर्ण समग्र के रूप में भी सीखते हैं, जैसे हाँ क्या करना, फोन चलाने में, जैसे कि फोन में तो आपको हो सकता है कि आपको सारे फीचर ना चलाने आते हो, आपको कई टुकड़ों में सीख रहे हो, ठीक है ना, जैसे बाइक चलाना वगैरह, और भी कई चीजें होती है जैसे हाँ, आप किसी भी चीज में ऐसे हो कि आपने उसको सीखने का प्रयास किया, और ऐसे भी जरूरी नहीं है जैसे कि आपको एक अधिगम टॉपिक दिया। अब जैसे अधिगम कोई टॉपिक है, हो सकता है कि कोई प्रतिभाशाली बालक हो और उसको विषय वस्तु सरल लगे तो उसको टुकड़ों में बांटने की जरूरत ही महसूस ना करे अगला खुद कैंडिडेट, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपने कई जगहों पर ऐसे देखा होगा कि जैसे आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे सिलेबस को पहले बांटा राजस्थान की नदियों में बांट दिया, आप नदियों को भी और बांट देते हो। आप ऐसे सोचते हो कि आज तो चंबल लिपटेगी। समझ में आई बात? अब कोई बालक ऐसा है जो सभी को एक साथ ही पढ़ रहा है, नदियां क्या आज नदियां फिनिश करूंगा, तो उसके लिए तो वो पूर्णाकार रूप में हो गई। लेकिन जो सिर्फ चंबल पढ़ के बैठा है उसके लिए तो वो किस में आ गई? आंशिक में आ गई। अब कई ऐसे होते हैं जो चंबल में भी बांट के बैठ जाते हैं कि आज तो 4 बांध है, उनका सीक्वेंस देखेंगे पहले तो। समझ में आई कि नहीं बात? भाई इस प्रकार से खूब पढ़ते हैं, आप देख लेना चाहिए, नदियों को लेके बैठ रहते हैं, 4-5 दिन तक नदियां ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से तो ये आंशिक सीखना कहलाता है। आंशिक सीखना में उदाहरण लिखना, आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को टुकड़ों में बांट करके सीखना। चलिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसे याद आएगा कि जैसे आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। फैक्चुअल मतलब डायरेक्ट कोई फैक्ट पूछेगा, और थर्ड ग्रेड तक की वैकेंसी में जो क्वेश्चन आएगा वो अप्लाइड आएगा। अब अप्लाइड और फैक्चुअल में क्या फर्क है? जैसे कि
मान लो ऐसे पूछे कि सीखना आदतों के निर्माण की एक प्रक्रिया है, उक्त कथन कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया? जेपी गिलफोर्ड, वुडवर्थ, सार्टेन और एक और दे दिया डेविड आशुबेल। तो अब इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन, अच्छा अच्छा, हाँ, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो जैसे ये सार्टेन का, मैंने सार्टेन का समझ के बोला कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन होने वाले अनुभवों के कारण जो सीखना है वो क्या है? अधिगम है, या व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है? अधिगम है। अब ये किसने दिया? जैसे ये आपका सार्टेन ने दिया। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, ये किसने दिया? रायबर्न ने दिया। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया। जैसे व्यवहार में उत्तरोत्तर होने वाला अनुकूलन ही वो क्या होता है? ये किसने दिया था? उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, ये किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट कथन पूछा जा रहा है ये क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है, किस डायरेक्ट रटा हुआ हो काम चल जाएगा। अब जैसे अप्लाइड क्वेश्चन कैसे देगा? अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे देगा कि राधा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट के पढ़ रही है, तो बताओ ये किसके अंतर्गत आएगा? ये किस प्रकार से सीखना कहलाएगा? फिर उसमें देगा पूर्णाकार सीखना, आंशिक सीखना, विराम सीखना, विराम सीखना, ऐसे दे देगा वो, तो उसमें वो आंशिक सीखना गया। तो अब ये क्या है? ये कैसा क्वेश्चन है? ये अप्लाइड क्वेश्चन है। समझ में आई ना बात? और देखिए इस पर फैक्चुअल क्वेश्चन और कैसे बनता है, एक फैक्चुअल भी बनता है। इसमें एक टॉपिक लगाओ, डेविड आशुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार। ये अधिगम के प्रकार 4 कंप्लीट हो गए। अब एक डेविड आशुबेल का नाम का मनोवैज्ञानिक आया, डेविड आशुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार। संबंधित अधिगम के प्रकार। अब डेविड आशुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार है, इसको पहले अपन अच्छे से समझेंगे, बाद में इसको छाप देना। जैसे नंबर 1 इसने कहा अभिग्रहण, अर्थग्रहण, अन्वेषण और रटंत। नंबर 4 पर क्या आया? अब देखिए पहले बात मैं एक एक चीज को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आएगा कैसे। समझ में आई बात? अधिगम के प्रकार क्या है? अधिगम के प्रकार का मतलब है, अधिगम का मतलब लर्निंग, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे कैसे होता है, एक आदमी कैसे कैसे सीखता है, ये चीज किसके अंतर्गत आती है? अधिगम के प्रकार में। तो अपन ने अभी 4 प्रकार से पढ़ा कि एक इंसान कैसे कैसे चीजों को सीखता है। अब उसके बाद गए भाई साहब इन डेविड के पास, डेविड आशुबेल के पास गए और उनसे जाके पूछा कि भाई बताइए अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? आप अधिगम के प्रकार को लेकर क्या सोचते हो? आप भी एक मनोवैज्ञानिक हो, बताओ एक इंसान कैसे कैसे सीखता है, उसके अधिगम करने के कितने प्रकार होते हैं, वो कितने तरीके से अधिगम कर सकता है। तो डेविड आशुबेल ने कहा भाई देखो ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, विराम ए विराम सब, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान 4 तरीके से सीखता है, अभिग्रहण, अर्थग्रहण, अन्वेषण और रटंत। ठीक है, फिर डेविड से पूछा गया कि पहली बार तो ये याद ही नहीं रहता कि भाई डेविड आशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार दिए। तो आपको पता है कि जब किसी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, किसी की डेड हो जाती है, डेविड में देखो क्या हो गई, डेड हो गई, किसी की मौत हो गई, तो फिर आंसू आते हैं, और कितने आंसू आते हैं लाडनो? 4 आंसू आते हैं। तो इसने कितने दिए? 4 प्रकार दिए थे सीखने के, अभिग्रहण, अर्थग्रहण, अन्वेषण और रटंत। अब इसने कहा कि सीखना तो ऐसा है भाई साहब कि कई लोग ऐसे हैं वो सीधा रट्टा मार लेते हैं, रटंत, और इस प्रकार से सीखते हैं। फिर कहा और कैसे सीखते हैं? तो देखो साइकोलॉजी में जिस नाम के आगे अभी लगा हुआ रहना, उस अभी का कुछ मतलब नहीं है, पीछे वाले का ही मतलब है। जैसे आपको लिखा हुआ मिले अभिप्रेरणा, तो इसका मतलब है प्रेरणा, मोटिवेशन। जैसे लिखा हुआ मिले आपको जैसे ये अभिग्रहण, तो इसका सीधा मतलब क्या है? ग्रहण।
सीधा डायरेक्ट किसी चीज को एडॉप्ट करना। तो इस प्रकार जैसे लिखा हुआ है अभिरुचि, तो इसका मतलब है रुचि, इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसने कहा कि भाई एक तो सिस्टम है कि आदमी रट्टा मार के सीख सकता है, दूसरी बात है कि आदमी है वो अभिग्रहण कर सकता है, मतलब ग्रहण कर सकता है जैसे कि जैसे अभिग्रहण और अर्थग्रहण में दोनों में ही ग्रहण है, लेकिन इसमें फर्क क्या लाड लो। अभिग्रहण मतलब आपने कुछ नहीं देखा ना, अपना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया ही नहीं, जैसा आपने देखा है जैसे कि जैसे ही ग्रहण कर लिया, मतलब देख के सीखना, एक तरीके से किसी की नकल करना, तो वो किस में आ गया, अभिग्रहण। और दूसरा है अर्थग्रहण, आप ग्रहण तो कर रहे हो लेकिन उसका पूरा क्या समझ रहे हो, अर्थ समझ रहे हो कि क्या चीज है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो अर्थग्रहण के तहत आ रहा है। यदि आप प्रत्येक चीज का अर्थ समझ रहे हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से कि क्या है क्या नहीं है, अभिप्राय क्या था, साभिप्राय क्या था, और ये कैसे है, सारी चीज सिस्टेमेटिक ढंग से प्रत्येक चीज का अर्थ जानते हुए उसको ग्रहण कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, अर्थग्रहण। समझ में आई बात। और एक है वो है जैसे जैसे नकल कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, अभिग्रहण। और एक है कि कंटेंट आपके सामने पड़ा है, आपने डायरेक्ट रट्टा मार लिया, तो वो किस में जाएगा, रटंत। तो फिर क्या आता है, फिर आता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज को खोज करते हुए सीखना। खोज करते हुए सीखना कैसे होता है, जैसे आप घर पे बैठे हो, अब आप बैठे बैठे ऐसे ट्राई कर रहे हो कुछ, और ट्राई करते करते कई बार आपसे गलतियां हो रही है, कई बार उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, और ऐसे करते करते आप सीख रहे हो, तो वो किस में आएगा, अन्वेषण सीखना में आएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये आपने कैसे सीखा, बोले ये मैंने अपने आप सीखा, सुनते हो ना, तो वो किस में जाता है, वो इसमें अन्वेषण में जाता है। अब इसमें मैं आपको चीज बताता हूं, जैसे कई लड़कियां मतलब मेहंदी लगाना सीखने जाती है और वो बताती है, वो एक एक चीज को ऐसे समझती है और उसके बाद में सीखती है, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो अर्थग्रहण में जाएगा। वो सीख रही है, ये कोई पास में बैठी बैठी किसी दूसरी बना रही है और वो सीख रही है कि ऐसा करके ऐसा घुमा देना हो जाएगा काम, तो वो अभिग्रहण में जाएगा। अब एक मान लो बैठी बैठी प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, हाथ पैर कई बार लाल पीले किए और उसके बाद में सीखी, तो वो किस में आई, वो लाड लो अन्वेषण में आई, मतलब खोज करते हुए सीखना। आपने देखा होगा कि कई कंप्यूटर पर जो एडिटिंग वगैरह सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो कैसे सीखते हैं, वो खुद ही सीखते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू कर लेते हैं, धंधा वगैरह, तो वो किस में आएगा, वो आपका अन्वेषण में जाएगा। तो डेविड आशुबेल ने कहा कि भाई साहब आदमी है वो जिंदगी में 4 प्रकार से सीखता है, या तो जैसे जैसे किसी की कॉपी मार लेता है, या फिर उसको समझ करके सीख लेता है, या फिर वो खुद सीख लेता है, या वो रटा मार लेता है। अब आपको लगता है कि सर अब इसका कुछ एक्सप्लेन लिखेंगे, अपन इसका एक्सप्लेन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक्सप्लेन नहीं पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, फिर इसको लिखा क्यों है यहाँ पे अपन ने, तो इसमें पूछा ऐसे जाता है कि जैसे क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया, क्वेश्चन ऐसा देगा कि निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार डेविड आशुबेल से संबंधित है, तो फिर उसमें वो ढेर सारे दे देगा, औपचारिक सीखना, अनौपचारिक सीखना, पूर्ण सीखना, अभिग्रहण। अब ऊपर देगा क्या कि निम्न में से कौन सा डेविड आशुबेल से संबंधित है, तो डेविड आशुबेल से संबंधित कौन सा हो गया, अभिग्रहण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 ही डेविड आशुबेल से संबंधित है। अब उसमें ऊपर प्रश्न 2 तरीके से बना सकता है, निम्न में से कौन सा डेविड आशुबेल से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन सा डेविड आशुबेल से संबंधित। आप पेपर देते हो, तो पेपर जब आपके सामने आए एग्जाम में, और जब आप पर्सन को ऐसे अंडरलाइन करते हो, ऐसे पढ़ते हो, तो जहां पर भी जैसे ऐसे लिखा हुआ था ना नहीं है, तो नहीं के ऊपर गोला बनाना है, उसके बाद में पर्सन को सोल्व करना है। अब तो फिर भी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो नहीं होता है उसको हाईलाइट करके देते हैं, वरना कई बार तो ऐसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपना जो सामान्यीकरण हो रखा है। साइकोलॉजी में एक चीज और आएगी, आपको सीखने को मिलेगी, और उसको बोलते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ऐसा हो गया है कि अब आपको जैसे जनरलाइजेशन कैसे, आपका है के प्रति जनरलाइजेशन हो चुका है। मान लो कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है, ठीक है, निम्न में से कौन सा डेविड आशुबेल से संबंधित प्रकार है, तो अब वो नहीं लिख देगा ना, तो वो नहीं आपके पकड़ में ही नहीं आएगा, आपको सीधा ऐसे ही दिखेगा कि निम्न में से कौन सा संबंधित है, क्योंकि है के साथ आपका क्या हो चुका है, जनरलाइजेशन हो चुका है। समझ में आई बात। जैसे सामान्यीकरण और भी कई तरीके से होता है, जैसे मान लो कोई ऐसे है, कोई प्राणी बैठा है, उसने 2 दिन तक अपने बारे में बुराई सुनी कि यार मैं वहां गया मेरी वहां पर बुराई कर दी, मैं वहां गया वहां पर भी मेरी बुराई कर दी,
अब वो मान लो क्लास में आके बैठा है, दो लोग जल्दी आके आगे बैठ गए, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? कईयों को होता है ना, प्रॉब्लम होती है, उनको पूछे कि क्या है कि नहीं, मुझे पता है आप मेरी बात कर, तो उनके क्या हो चुका है, उनके जनरलाइजेशन हो चुका है, सामान्यकरण हो चुका है। तो आपका सामान्यकरण भी है के प्रति हो चुका है, तो फिर आपको नहीं ये लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। आप देखना कई बार क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको जहां पर भी नहीं दिखे ना, तो उस पर गोला बनाना है, उसके बाद में पर्सन को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। चलो ये इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी कौन? क्या बिल्ली मौसी? क्या हो गया? पानी कहाँ है? कलयुगी विद्यार्थी। नहीं, ये सेव कर देंगे सारी साथ में। अब देखो कितना है, 46 मिनट हो गए, थोड़ा ही है, अभी कर देंगे। कर दूं ऊपर? लिख लिया सभी ने? चलो कोई ना, आप लिखते रहो, तब तक मैं नीचे कुछ और करता हूँ। पढ़ लेना। और से जी हुए पानी तो अगला हेडिंग लगाओ, अधिगम का आंतरण। अधिगम का आंतरण, ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग। अधिगम का आंतरण। अब ये है क्या, पहले इसको समझना जरूरी है। वैसे आप एक काम करना, जैसे आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आता ही है, ठीक है ना, तो जैसे आप साइकोलॉजी का पेपर दो, तो उस पर क्या होगा, बाइलिंगुअल लिखा हुआ रहेगा, एक साइड ऐसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा। तो आपको कोई हिंदी वाला, हिंदी में क्या होता है, कई नाम है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। उसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो वो थोड़ा, जैसे अब अधिगम का आंतरण, एक तरीके से पता ही नहीं चलता है कि ये आंतरण हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो आप इसको जैसे आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग। तो अब इसका मतलब क्या है, तब आपको पता चला कि अंतरण का मतलब है यहां पर स्थानांतरण। तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें होता क्या है कि आपने एक परिस्थिति में कुछ सीखा, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में जाकर अपन उपयोग करते हैं, तो ये अधिगम का क्या कहलाता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, जैसे मान लो आप स्कूल गए और स्कूल में जाके आपने सीखी भाषा, लैंग्वेज सीखी, आपने वहां से हिंदी वगैरह सीख ली। अब क्या हुआ, अब आपने भाषा सीखी और अब आप घर पे बैठ के और भाषा सीखी हुई, और कुछ नहीं आ रहा। जैसे आपने बड़े बुजुर्ग के लोगों को देखा होगा, वो दूसरी तीसरी पढ़े हुए हैं, अब वो क्या पढ़ रहे हैं, अब वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उनके जो भाषा का ज्ञान है उसका क्या हो रहा है, अंतरण हो रहा है। समझ में आई बात? ऐसे होता है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे एक बच्चा है, वो घर पे अपने बड़े भाई बहनों को व्हाट्सएप चलाते हुए देखता है और उसने चैटिंग की लैंग्वेज ऐसे सीख रखी है कि जब उसको इंग्लिश में लेख लिखने के लिए दिया तो उसने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के आ गया। तो उसके यहाँ पे नॉलेज का क्या हो गया लाडलों, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसने दूसरी परिस्थिति में ठोक दिया ले जाके। तो ये क्या होता है, अधिगम। ये सकारात्मक, नकारात्मक, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर कई तरीके से होता है। सकारात्मक बोले तो यदि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में आपकी हेल्प करे तो वो क्या होता है, सकारात्मक। जैसे आपने संस्कृत बहुत अच्छी सीख रखी है, अब आप हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलती है,
हेल्प मिलती है, तो ये कैसा है, ये सकारात्मक अधिगम का अंतरण है। वो कैसा है, सकारात्मक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। अब मान लो आपको गलती से कोई अमेरिका लेके गया और आपने जीवन में कभी कार नहीं चलाई, उसने पहली बार आपको कार चलानी सिखाई, उसका स्टीयरिंग इधर ठोक रखा है। अब आप वहां से सीख के आए और आते ही दिल्ली में आपको गाड़ी दे दी और उसका स्टीयरिंग इधर लगा रखा है, तो आप आते आते ही किसी की बैंड बजा दोगे, तो ये क्या है, ये नकारात्मक अधिगम अंतरण है। इधर से सीखा गया ज्ञान इधर आपके क्या कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है। तो ये कैसा ज्ञान है, ये नकारात्मक अधिगम अंतरण है। अब एक आता है क्षैतिज और एक आता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब तो सिमिलर टाइप की परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग हो जाता है। इधर से हिंदी सीखी बढ़िया तरीके से, उधर संस्कृत सीखने गए तो भी हेल्प कर रही, तो ये क्या है, ये क्षैतिज है। लेकिन ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कोई बहुत ही निम्न जगह पर सीखा हुआ कोई ज्ञान बहुत ही उच्च जगह पर काम आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई कुछ सिखाया आपको बहुत छोटा सा, और आपने कल को जाकर केबीसी में अमिताभ बच्चन को वो जवाब दे दिया और 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण है। आपने 6ठी क्लास में कोई छोटा सा क्वेश्चन सीखा और आपने 2nd ग्रेड में जाके और वो क्वेश्चन सही कर दिया, या फिर 1st ग्रेड के पहले पेपर में जनरल साइंस का एक सवाल आया, आपने 6ठी में पढ़ रखा था और यहाँ पर ठोक दिया उसको, तो ये क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाधर अधिगम का अंतरण हो गया। बहुत निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान बहुत उच्च परिस्थितियों में काम आया। अभी एक बार क्या, 2-3 साल पहले एक बार में खबर आई, तो उसमें क्या हुआ था, इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं क्या हुआ। देखो एक सेकंड यार, ये पीछे मिटेगा इसको। अब देखो उसमें क्या खबर ऐसे आई कि है ना, एक क्या थी, बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत फ्लोर होते हैं वहां पे, तो वहां पे कोई 20वें-21वें फ्लोर पर आग लग गई। अब आग लग गई तो आग लगने को वो बाहर निकलने का मेन गेट है वो उधर से फुल जल रहा है, मतलब उधर से निकल ही नहीं दे सकते, मेन जहां से नीचे जाते हैं ना। और फिर आग लग गई बुरी तरीके से, इधर से फायर ब्रिगेड वगैरह आए, उतनी लंबी वो लेडर लगाए, सीढ़ी लगाए, तब तक टाइम लगे, तब तक तो अंदर धुआं ऐसे जल रहा था। तो मतलब वो एक सेफ जगह चले गए जहां पर क्या नहीं आ सकती, आग तो नहीं आ सकती, लेकिन क्या आ रहा था, धुआं आ रहा था। तो धुआं आ रहा था तो फिर लोग क्या होते कि वहां पे दम घुट घुट के ही मर जाते। कई बार ऐसा होता है, आप देखना, आग से कम मरते हैं, दम घुटने से ज्यादा मर जाते हैं। तो वहां पर एक बच्ची थी, उसने कहा कि एक आप काम करो, जितने भी आपके पास जैसे रुमाल वगैरह है, इसको क्या करो, पानी में भिगो लो, भिगो के और उसको ऐसे नाक के ऊपर डाल दो और उसके बाद सांस लेते रहो, चाहे धुएं के अंदर से ही लो, तो उससे दम नहीं घुटता है। अब ऐसा उसकी जो मैम थी, वो 5वीं-6ठी की बच्ची थी, उसकी मैम ने उसको सिखाया था, क्योंकि 5वीं तक जो साइंस है वो पर्यावरण अध्ययन के नाम से पढ़ाई जाती है, साइंस आगे पैदा 6ठी में होती है। समझ में आई बात। तो उसने बहुत, फिर वो उसने 20-22 लोगों की जान बचाई, फिर उसको जो वीरता पुरस्कार वगैरह वो होता है ना, वो दिया था प्रधानमंत्री ने। तो उसका बहुत ही निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान बहुत ही उच्च परिस्थितियों में क्या आ गया, काम आ गया। तो ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण। ऐसे खूब सारे होते हैं, एक पार्श्व स्थानांतरण भी होता है, द्विपार्श्विक भी होता है, जिसमें मतलब एक हाथ का टैलेंट दूसरे हाथ में आता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ज्ञान गंगा को प्रसारित करता हूं मैं, आप लिखो, आप लिखो, चाय लेके आओ, पीछे लिखो। एक परिस्थिति में एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या व्यवहार, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या व्यवहार एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या व्यवहार का उपयोग, ज्ञान या व्यवहार का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का अंतरण कहलाता है। अधिगम का अंतरण कहलाता है, अधिगम का अंतरण कहलाता है। नीचे लगाओ एग्जाम्पल, जैसे एक बालक द्वारा सीखा गया, जैसे एक बालक द्वारा विद्यालय में सीखे गए
भाषा भाषा के ज्ञान के द्वारा विद्यालय में सीखे गए भाषा के ज्ञान के द्वारा वह अन्य विषयों जैसे गणित, विज्ञान को सीखता है। तो यहां पर बालक के भाषा के ज्ञान का अंतरण हो रहा है। अभी और सीखेंगे इसको। पहले एक परिभाषा लिख देते हैं इसके बारे में, अधिगम अंतरण को लेकर किसने क्या बोला। रुको, लिखो कॉल्सनिक, हेडिंग लगाओ कॉल्सनिक। आ गया। एक सेकंड, अब तो दो 3 मिनट का ही तो काम है। एक कॉल्सनिक की परिभाषा लिख देते हैं और उसके बाद कंप्लीट है। एक याद करवा देता हूं आपको कोई परिभाषा। कॉल्सनिक से पूछा गया कि भाई अधिगम अंतरण क्या होता है, आपके हिसाब से व्हाट इज अधिगम अंतरण। तो कॉल्सनिक ने कहा परिभाषाएं सारी याद है, इतनी मैंने लिखाई, वो पूछ लो चाहे कोई सी भी। लिखो एक, इसका कॉल्सनिक से जाके पूछा कि भाई अधिगम अंतरण है क्या, तो उसने कहा एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, योग्यता व कौशल, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, योग्यता व कौशल का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना अब देखो, प्राप्त ज्ञान, योग्यता व कौशल का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का अंतरण कहलाता है। अब इसमें आपको कई बुक में ऐसे अभी नाम लिखा हुआ मिलेगा आगे, अभियोग्यता, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल व अभियोग्यता का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का क्या कहलाता है, अंतरण कहलाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? याद रखने के लिए लाडलो ध्यान रखना है। देखो जैसे कोई सैनिक होता है, उसको कॉल कब करते हैं, जब क्या हो जाता है, कोई संकट आ जाता है तो सैनिक को कॉल किया जाता है। सैनिक को कॉल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास योग्यता है, उसके पास लड़ने का कौशल है, तो वो अपनी समस्या को क्या कर देगा, सोल्व आउट कर देगा। इसलिए अपन सैनिक को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। उसने एक परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति, जब उसने एसएससी जीडी का पेपर पास किया था, उसने जब ट्रेनिंग ली थी, उसने वहां पर ज्ञान लिया था, उसने वहां पर योग्यता अर्जित की थी दुश्मनों को मारने की, उसने हथियार चलाने का कौशल भी लिया था। अब उसने एसएससी जीडी का पेपर पास करने के पश्चात उसने ये ज्ञान, योग्यता और कौशल एक परिस्थिति में वहां दिल्ली रहकर प्राप्त किया। अब वो आपके जो समस्या आई है, जो दुश्मन आ चुके हैं, तो दूसरी परिस्थिति में वो क्या कर देगा, इस ज्ञान, योग्यता और कौशल का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। इसीलिए आप सैनिक को क्या करते हो, कॉल करते हो, उसको बुलाते हो। लिखो लाड लो इसको। बाद में इसी के साथ ये अपना कंप्लीट है आज का सेशन। एक बुक का नाम याद करवा देता हूं, हाँ ये परिभाषा लिखो आप। द बिहेवियर ऑफ
एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, काय तो काय हो, B.F. स्किनर। कल कौन सी बुक याद करवाई थी आपको? इमाइल। इमाइल का मतलब क्या होता है? रूसो। इमाइल का रूसो। देखो ये बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। रोज की एक बुक याद करनी है आपको, कभी कभी दो करवा देंगे। इसको ऐसे ध्यान रखना, देखो लाड लो, इसमें ऑर्गन है, इसमें क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो जैसे आपकी बॉडी के कोई भी अंग है, जैसे हाथ, पैर, अंगुलियां, उनके ऊपर क्या है लाडलो? उनके ऊपर स्किन है, त्वचा है, वो उस अंग के क्या है? ऊपर है। तो बस ऐसे कनेक्ट ही करना है थोड़ा सा, इतने में आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, लिखा हुआ तो रहेगा ही, आपको सिर्फ टिक ही करना है। बस आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, ये कंप्लीट है।